हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कारक में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने जाना था कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वे हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इन 8 भेदों के बारे में हमने जाना और उनके कारक चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इनके डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है। क्या कहा हमने कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे है रिया खाना खाती है, रिया खाना खाती है। तो उसके बाद सोहन ने चित्र बनाया। अभी हम इसी का एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद में सोहन ने चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया। अब इसे ध्यान से समझना कि यहाँ पर रिया और सोहन कौन है? कर्ता है। रिया और सोहन कौन है? कर्ता है। तो यह क्या कर रहे हैं? यह क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक हम जान रहे हैं। तो रिया खाना खाती है और सोहन ने चित्र बनाया। तो यहाँ पर किस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है? रिया और सोहन पर। और यहाँ पर क्रिया क्या है? खाना खाती है और चित्र बनाता है। तो अतः ये कौन से कारक हुए? कर्ता कारक हुए हैं। और इस वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? ने। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कर्ता कारक में परसर्ग अथवा कारक चिन्ह कौन सा होता है? ने। तो यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह कर्ता कारक है। तो आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे हमने जैसा लिखा कि रिया खाना खाती है, तो रिया कर्ता हुई क्योंकि किस पर प्रभाव पड़ रहा है? रिया पर। उसके बाद सोहन ने चित्र बनाया। तो सोहन कर्ता है और ने इसका कारक चिन्ह है, मतलब कि यह कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कर्म कारक। तो वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता है, मतलब कर्ता क्या कार्य कर रहा है और उसका किस चीज पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, तो वह कर्म कारक। कर्म कारक जैसे कि माँ ने पीयूष को खाना दिया। कर्म कारक के अंतर्गत हम आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे माँ ने पीयूष को खाना दिया। अब यहाँ पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है देखते हैं। माँ ने पीयूष को खाना दिया। तो यहाँ पर माँ और पीयूष, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जैसे माँ ने खाना दिया, किसको दिया? पीयूष को। तो मतलब कि इस पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जबकि इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है? कर्म कारक में हमने आपको बताया था कि कर्म कारक में कारक चिन्ह को होता है। क्या होता है? को। तो आपको कारक चिन्ह द्वारा भी यह याद रहेगा कि यह कौन सा कारक है, उसके और उसका किस कौन करता है और कौन क्या क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है करण कारक। इसके बाद कौन सा कारक है? करण कारक।
शब्दों से क्रिया करने वाले के साधन का बोध होता है वह किसके अंतर्गत आता है? करण कारक के अंतर्गत आता है। तो करण कारक में साधनों का बोध किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम कलम से लिखता है। यहाँ पे हमने उदाहरण लिखा है राम कलम से लिखता है। राम करता है, कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा हुआ? से। तो जिस चीज पर अधिक प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर साधन कौन सा है? साधन है यहाँ पर कलम, क्योंकि करण कारक में साधनों का प्रभाव पड़ता है। जिस साधन का बोध कराया जाता है वह करण कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर करण कारक में जिन शब्दों से क्रिया करने के साधन का बोध होता है, यहाँ पर साधन क्या है? कलम। राम करता है और कारक चिन्ह से है। तो इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि यह कौन सा कारक है, तो यह करण कारक है। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक के अंतर्गत को और के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? को और को के लिए। ये आपको मैंने पहले कारक चिन्ह में बताया था कि संप्रदान कारक में को के लिए का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे कर्ता कारक में और कर्म कारक में से, उसी प्रकार से करण कारक में से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में को और के लिए का प्रयोग करेंगे। तो संप्रदान कारक में दिया गया है जैसे कि ब्राह्मण को दान दो। हमारा उदाहरण है ब्राह्मण को दान दो। अब संप्रदान कारक में जैसा कि कारक चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं को और के लिए, और हमारा उदाहरण है ब्राह्मण को दान दो। तो इसका कारक चिन्ह कौन सा है? को। ब्राह्मण को दान दो, तो ब्राह्मण करता है इसमें। और किस चीज का दान, मतलब किस चीज का इसमें बताया गया है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है? को दान दो। तो हम दान किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तो प्रभाव भी इसी पर पड़ेगा, मतलब कि हमारे कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसमें कारक चिन्ह क्या है? को और के लिए। संप्रदान कारक में कारक चिन्ह है को और के लिए, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के लिए इसमें क्रिया की जाती है। अभी तक हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़े थे। अब उसके बाद है अपादान कारक। कौन सा कारक? तो जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी अन्य या संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अब अपादान कारक के अंतर्गत से या अलग होना, हम यहाँ पे इसमें कारक चिन्ह लिख देते हैं से अलग होना। कारक चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन से कारक में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में से और अलग होना, मतलब छत से पालक गिर गए या आम पेड़ से गिर गए या गिर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पर हम लिखते हैं छत से बालक गिर गया। अब छत से बालक गिर गया मतलब कि यह दूरी बता रहा है कि छत ऊंची थी और इतनी ऊंचाई से बालक नीचे की ओर गिर गया, जबकि दूर हो गया या फिर अलग हो गया। तो अपादान कारक का मतलब ही होता है अलग होना। तो यहाँ पर अलग होने का ही बोध करा जाए कि छत से बालक गिर गया, मतलब कि छत से बालक
गिर गया है, दूर हो गया या फिर अलग हो गया है। तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? से और अलग होना। तो कारक चिन्हों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद अपादान कारक हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। मतलब कि जो आपस में संबंध, परस्पर संबंध दर्शाता है। तो संबंध कारक है कि तुम्हारे भाई की दुकान यहाँ पर है। मतलब कि उदाहरण में लिखा है संबंध कारक में तुम्हारे भाई संबंध कारक में हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे भाई की दुकान यहाँ पर है। तो यह क्या है? संबंध कारक। इससे पता चल रहा है कि यह संबंध कारक है। तुम्हारे भाई मतलब कि यह आपस में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह मेरा भाई है या यह मेरी बहन है या फिर यह दोनों भाई बहन है। मतलब कि संबंध प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि यह तुम्हारे भाई की दुकान है। तो यह कौन सा कारक हुआ? यह संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक में का, की, के, नारी, वे यह कारक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा है? की। तो इसी प्रकार से पता चल रहा है कि यह कौन सा कारक है। तो यह संबंध कारक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है तो वह कौन सा कारक कहलाता है? अधिकरण कारक। क्रिया का आधार प्रकट होता है, यह हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर अधिकरण कारक में इसके कारक चिन्ह होते हैं में और पर। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह कौन से होते हैं? में, पर। तो में पर मतलब कि जो क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण कारक होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। उदाहरण क्या लिखा हमने? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें ये बताना है कि यह, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया और आपसे पूछा है कि यह कौन सा कारक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? चिड़िया पेड़ पर, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का मतलब कि पर शब्द का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है अधिकरण कारक में पर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? कारक चिन्ह कौन सा है? पर। पर कहाँ पर? पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो यह पर, इसमें जो पर आ रहा है वह है कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक है। तो इन वाक्यों में पेड़, पेड़ क्या है? अधिकरण कारक कहलाएगा पेड़। उसके बाद इन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है। यहाँ पर और में कारक चिन्ह होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था पार्ट 1 में कि संबोधन कारक का अर्थ होता है कि पुकारना या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए तो वह होता है संबोधन कारक। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? कारक चिन्ह में हे और अरे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, या फिर हम आवाज लगाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, या फिर हे राम मुझे बचा, या फिर बच्चों देश की प्रगति की सोचो। उसके बाद अरे यह क्या हो रहा है, मतलब कि किसी भी बात को जब हम आश्चर्यचकित होकर या फिर अचानक देखते हैं या अचानक अचंभित होकर
क्या हो रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अरे। तो हे और अरे उसका कारक चिन्ह है और यहाँ कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हे ईश्वर, एग्जाम्पल इसका लिखा है हे ईश्वर या हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जिस प्रकार से इस प्रकार आवाज देकर संबोधित किया जाता है या किसी को पुकारा जाता है तो वह संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक का कारक चिन्ह कौन सा होता है, हे और अरे। इसी प्रकार से मैंने आपको 8 प्रकार के जो कारक हैं उन 8 ही कारकों को आपको समझाया है और उदाहरण देकर भी उन्हें समझाया है। और इन सभी को देखकर खास तौर पर यह हमें ध्यान रखना है कि इनके कारक चिन्ह कौन से, कारक चिन्ह द्वारा ही हमें पता लगाया जा सकता है कि यह कौन से कारक है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू टू ऑल।